नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। ऐसा लग रहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो केवल और केवल एक मजाक बन गया है। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की, बातों बातों में वो लोग ऐसी बातें कहते हैं जिससे कि ये साफ हो चुका है कि एसआईआर किसी भी सूरत में निरस्त नहीं होगा। बल्कि कल तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर चुनाव आयोग पूरे देश में, अगर एसआईआर पर जो भी फैसला होगा वो पूरे देश में लागू होगा, इस बात को कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने कि जो आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के अपने पूर्वादेश पर वो पुनर्विचार नहीं करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी एसआईआर प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है, यानी कि वो मानकर बैठ चुके हैं कि चुनाव आयोग कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने और क्या कहा, बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हम टुकड़ों में राय नहीं दे सकते, अंतिम फैसला पूरे देश के लिए लागू होगा। बिहार में एसआईआर कवायद की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 7 अक्टूबर को अब तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम मानते हैं कि संवैधानिक अधिकार भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रहा है। यदि हमें बिहार चुनाव में किसी भी चरण में निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता मिलती है तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। जो ये छोटी छोटी चीजें रद्द नहीं कर पाए, क्या वो पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की हिम्मत रखते हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं इसके पहले कि मैं अरुण अग्रवाल जी, जो हमारे वरिष्ठ मेहमान हैं और वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। लेकिन एक चीज बस ऑडियंस को बताना चाह रही हूँ कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार मामले में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि जो पैरालीगल वॉलंटियर्स ने 3000 से अधिक दावों के पंजीकरण में मदद की है। और साथ में वकीलों ने यह भी कहा कि क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को वेबसाइट पर नहीं डाला जा रहा है। तो क्या ये एक तरीके का छलावा कर रहे हैं? जो ये जो बेंच है, ये एसआईआर के नाम पर किस तरीके के ये वर्बल ऑब्जर्वेशंस और फैसले सुनाने की कोशिश कर रही है? और अब इस पूरे एसआईआर केस की दिशा क्या लग रही है? और क्या ऐसा नहीं लगता कि जस्टिस सूर्यकांत किसी भी सूरत में एसआईआर को निरस्त तो नहीं करेंगे, भले ही वो बोले कितना कि अगर इसमें कोई अवैधता मिलेगी तो हम इसको निरस्त करेंगे? अरुण जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल की सुनवाई के बारे में एसआईआर पर क्या कहेंगे सर? देखिए नीलू जी, जो बात हम लोग निरंतर कहते आ रहे हैं कि ये पूरा जो है, जो हियरिंग हो रही है, ये एक फॉर्मेलिटी है, एक ड्रामा है, और जो जितना भी है वो एक प्रतिक्रिया को खाली पूरा कर रहे हैं, खाना पूर्ति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आप समझिए कि जो जगदीश चोकर जो मरने के पहले उनका जो वन ऑफ द लास्ट मैसेजेस था कि इतने कम के लिए इतने लोगों को इतने दिन तक लड़ाई करनी पड़ी, क्या ये एक हैरान करने वाली बात नहीं है? जस्टिस सूर्यकांत का एक पास्ट है, उस पास्ट को लोग जानते हैं और वो भी जानते हैं कि लोग जानते हैं। उसके बावजूद वो लंबी लंबी प्रॉमिस करते हैं और उसको जो है बाद में वो जो है फुलफिल उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं। 12 फरवरी को जब इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा होने वाला था और उसकी याचिका उनके कोर्ट में थी, तो आप चले जाइए, आप देखिएगा उन्होंने जो वर्ड्स कहे कि अगर उन लोगों ने अपॉइंट कर दिया तो उसका जो है परिणाम खराब होगा, कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। और सरकार को मालूम था कि कुछ नहीं होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह ड्रामा है। सरकार और कोई जज अगर सीरियस जज होता है, ये बात कही होती
तो सरकार जो है वो रोक देती है, वो अपॉइंटमेंट नहीं करती। नहीं तो ये आप सही कह रहे हैं, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अरुण जी, आपने कहा कि ये ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या ये जस्टिस जी सूर्यकांत जो एक तरीके का ड्रामा वो रच रहे हैं इस समय जी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो जज एक देश को मौखिक रूप से एक प्रॉमिस करता है, एक वचन देता है, वो वचन का अगर वो निर्वाह नहीं करता तो क्या ये कहना गलत होगा? हमारा ये कहने का मतलब है, उन्होंने कहा और क्या हुआ उनकी कि जो बीच बीच में जो एक्ट ऑफ ब्रावाडो आती है, जैसे उन्होंने कहा कि अरे कोई वो अवैधता खाली मिली तो मौखिक, काम रद्द कर देंगे। देखिए देखिए मौखिक वो क्या होता है कि कभी काल उनकी आत्मा बोल बैठती है, जो उनके अंदर में एक निष्पक्ष जज है वो कभी कभी जो है उभर जाता है और वो बोल बैठते हैं, वो ओरल ऑब्जर्वेशन होता है और बाद में उनकी वो जो बोलते हैं उसको वो कार्यान्वित नहीं कर सकते, उनकी बहुत मजबूरियां हैं, सरकार के आगे उनके हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस देश का मैं तो उनसे विनम्र विनती करूंगा कि इस देश का कल्याण करें, कि इस मामले से हट जाएं। जो लोग आज दबी आवाज में, और आप चले जाइए अनेक सोशल मीडिया के चैनल में लोग कह रहे हैं इनके बारे में, जस्टिस ए.के. गोयल की चिट्ठी के बारे में जो है लोग सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं हर बार, देखिए आप परसों की बात लीजिए, कल की बात, परसों की बात लीजिए, क्या हुआ, इन्होंने एक हरदम आप देखिएगा तो केसेस चल रहे हैं, इतना जरूरी मामला है, ठीक लंच के 10 मिनट पहले ये मामला आता है, ये उसी में निपटाना है, हड़बड़ दड़बड़ में वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, 10 लॉयर हैं, 10 तरह की बातें हो रही है, लेकिन ये मुद्दे की बात ये नहीं होती। अच्छा भाई होने दो, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, कब तक देखेंगे? जब चुनाव आ जाएगा आपके अगले तारीख पर, जब आपके द्वार पर जो चुनाव आ जाएगा, थ्रेशोल्ड पर खड़े होंगे, तब आप कहेंगे कि ये इलीगल है? हिम्मत है कि कह दें कि एसआईआर लीगल है? अगर लीगल है तो जो चुनाव होगा वो कौन सी लिस्ट से होगा? क्या वो 2005 के जनवरी के बेईमानी के लिस्ट से होगा, कि क्या ये जो एसआईआर में बेईमानी से बनाया हुआ सरकार और बीजेपी के द्वारा उस वोटर लिस्ट से चुनाव होगा? यहां पर जो है डेमोक्रेसी लूटी जा रही है, सुनने का मौका नहीं है। और जब आपने 3 दिन उस सारे मामले को सुना तो उस दिन क्यों नहीं आपने डिसाइड कर दिया? ये इनकी लीगल स्ट्रैटेजी है और जो है ये हम लोगों को बहकाते हैं। ये आप देख लीजिएगा, जैसे चुनाव आयोग के चुनने का में जो है इन्होंने कुछ नहीं किया, क्या ये जिम्मेदारी लेंगे देश के सामने कि इनके कारण जो है एक ज्ञानेश कुमार जैसा चुनाव आयोग की नियुक्ति सरकार कर पाई? आज तक ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है। ज्ञानेश कुमार का जो रुद्र रूप था, लोगों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिया, वो अपने को तीसमार, और सरकार उनको तीसमार कहां समझती है, क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि का मंदिर डिलीवर किया, वो भी जुडिशरी के थ्रू, चंद्रचूड के थ्रू, जहां की कोई प्रेयर नहीं थी कि मंदिर बनाए, वहां मंदिर आ गया। उन्होंने जो है कश्मीर का वो जो है 370 का वो किया। अब सोचते हैं कि ये पूरा चुनाव आयोग इनको बना के ये पूरी लिस्ट को जो है मैनिपुलेट करके ये चुनाव जीत लेंगे। ये बहुत ही गंभीर संकट है। ये कोर्ट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए अपने उसमें। ये नहीं सोचें कि लोग बेवकूफ हैं, नहीं समझ रहे हैं कि क्या खेल हो रहा है। इनकी जो बातें नहीं होती थी वो अब होने लगी है। सिटिंग जज के बारे में लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब चिंता की बात जब यही जब है, आप कह रहे हैं कि सिटिंग जज के बारे में लोग बोलने से घबराते हैं, और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत
उस एडवांटेज को उठाते भी हैं, उठाते हुए नजर आते हैं। और जैसा आपने कहा कि बिल्कुल एसआईआर के केस में ये ड्रामा है, दिखाने के लिए बीच बीच में उनकी अंतरात्मा जाग जाती है, लेकिन ऑर्डर का हिस्सा वो नहीं बनाते। जैसे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस नहीं मिल रहे थे, कल भी मिस्टर सिंघवी ने और वृंदा ग्रोवर ने कई चीजें पॉइंट आउट की और उन्होंने कहा कि उसको ऑर्डर का हिस्सा बनाइए। मिस्टर शंकर नारायण ने भी कहा, लेकिन उन्होंने तो ऑर्डर का हिस्सा को कुछ बनाने आप ये समझिए, वो कहते रह गए कि खाली इतना लिख दीजिए कि जो कानून है इलेक्ट्रल लॉ का 1960 का, है ना, और जो मैनुअल है उसका इलेक्शन कमीशन पालन करे। उसको लिखने में इनको दिक्कत हो गई, नहीं लिखे। तो ये क्या दर्शाता है? और जो फ्रॉड और फोर्जरी होलसेल हो रही है, क्या जस्टिस सूर्यकांत को ये नहीं मालूम है कि कितना भ्रष्टाचार इस देश में होता है? उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से यहाँ जुडिशरी में किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, ये भी उनको मालूम है। क्या एक बीएलओ जिसके ऊपर पूरी डेमोक्रेसी जो ये है, जिसका वो ये करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्या वो एक ईमानदार आदमी हो सकता है? क्या वो सारे बीएलओ ईमानदार हैं? क्या ये जरूरत थी रिवीजन की? जब कंप्यूटराइज था, एक एक चीज था, ये रिवीजन करने का, सुनिए, एक ही मकसद हो सकता है कि जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनको कि चुनाव पिछले 30 साल से स्टार्टिंग फ्रॉम सेशन बड़ी मुश्किल से उन लोगों को जो है ये चुनाव सूची में उनका नाम इंक्लूड किया गया। दस्तावेज हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो यहाँ के नागरिक थे। बहुत इलेक्शन कमीशन ने, जो इतने इलेक्शन कमिश्नरों ने जो अपना एफर्ट लगाया कि एक इंक्लूसिव वोट होके जो है चुनाव हो, उस चीज को आज ये ना कर रहे हैं। और उसमें जो है ये कॉपरेशन हो रहा है कोर्ट का, और कुछ नहीं है एसआईआर। कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ये तो चुनाव जो है लोगों का इंक्लूजन होना चाहिए, तो चुनाव आयोग के उसने फट से कहा कि ओवर इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एसआईआर क्यों हो रहा है? नागरिकता देखने के लिए और लोगों का नाम काटने के लिए। किन लोगों का नाम काटने के लिए? दलित, वंचित, गरीब, मुस्लिम, इन लोगों का नाम काटने के लिए ये जो है ये एक्सरसाइज हो रही है। और ये वहां पर जो है जानबूझ के इनका वही प्लेबुक है जो कि इन्होंने उस समय अख्तियार किया जबकि चुनाव आयोग के चयन को चुनौती दी गई थी एडीआर के उससे। एडीआर नहीं, बहुत लोगों ने चुनौती दी हुई है, एमपीज वगैरह ने दी हुई है। 2024 की पिटीशन है, उसको ये क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं? नहीं डिसाइड कर रहे हैं, देश को जवाब दें। हर वीकेंड को जाके लेक्चर देते हैं, उस लेक्चर में बोले। चंद्रचूड ने बाद में वो एक का बहाना बनाया ना कि उमर खालिद में आपने डेट ली थी, जब उनको कहना पड़ा ना, उसके बाद कपिल सिब्बल ने बताया कि कितनी डेटें ली थी, नहीं ली थी, बोले तो। नहीं, लेकिन अरुण जी मुझे ये बताइए कि जस्टिस सूर्यकांत क्या अभी भी यही सपना देख रहे होंगे कि उनको तो चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, इसलिए एसआईआर को हम निरस्त तो किसी भी सूरत में नहीं करेंगे और लटका कर रखेंगे ये चुनाव के जितने पिटिशंस वाले केसेस हैं, चाहे वो चुनाव के अपॉइंटमेंट, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट का केस हो, चाहे एसआईआर हो। अब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि उनकी जो चीफ जस्टिसशिप है वो इन्हीं केसेस पे डिपेंडेंट है, इसी वजह से वो बैठ गए बिल्कुल। नहीं नहीं, इनको इसीलिए बनाया ही गया है। इनका अगर वो रिकॉर्ड देखिए, कैरावन ने 4 महीने पहले बता दिया था कि इनको जो है गोगोई साहब चुन के चीफ जस्टिस बनाएंगे। और गोगोई साहब ने इनके जो मामले थे, भ्रष्टाचार की जो फाइल थी, वो कॉलेजियम में नहीं रखी। नहीं तो जो है कम से कम हमें ये पक्का है कि जस्टिस नारीमन उसको नहीं अप्रूव करते। तो लोग क्या लोग अंधे हैं? क्या लोग नहीं समझते? क्या लोग अनपढ़ हैं? क्या आप अगर चीफ जस्टिस बन जाएंगे या जज बन जाएंगे तो लोग मान लेंगे कि आप जो भी बात बोल रहे हैं वो सारी बातें सही है, वो बातें लीगल है?
आज आप देखिए कितनी बड़ी बेइज्जती जुडिशरी की जो है जस्टिस मुरलीधर ने की, जब उन्होंने उसके अंदर में जो 5 लोग जो उस बेंच का राम जन्मभूमि का फैसला किए थे नीलू जी, उसमें 5 में 4 चीफ जस्टिस बने। केवल एक जज थे जस्टिस नजीर, जो मुस्लिम जज को जानबूझ के रखा गया था, जिनको गवर्नर बनाया गया बाद में। और उन चारों जो चीफ जस्टिस बने, उसमें से कोई भी जो है मुरलीधर को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ला सकता था, लेकिन नहीं लाया। और वो तो मतलब कि उनका तो नॉलेज तो है ही। उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया, सुनिए ये खत्म करने दीजिए, कि किस याचिका में ये प्रार्थना की गई थी कि राम मंदिर वहां बने, आप ये बताइए। और आपने ये प्रार्थना कैसे दी, जो कि प्रार्थना किसी याचिका में थे ही नहीं, उसको आप आउट ऑफ द वे जाके दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कलंक या तमाचा था इन चारों जजों के ऊपर। कोई जवाब नहीं है। तो ये मत समझिए कि जनता बेवकूफ है, लोग नहीं जानते, लोग नहीं समझते। आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं, अगर आप न्याय नहीं करेंगे लोगों के साथ, तो लोग जो हैं एक कुछ हद तक तो चुप रहेंगे, लेकिन उसके बाद बोलेंगे और उसके बाद स्पेकुलेट करेंगे कि क्यों नहीं आप न्याय दे रहे हैं, जैसे आप कर रही हैं। ये बात होगी और हो रही है, रियल टाइम में हो रही है। आप इग्नोर कर दीजिए, या आप उसको कल कोर्ट में ले आइए और पूछिए कि क्यों आपने कहा, उसका भी लोग जवाब देंगे। कल क्या जस्टिस सूर्यकांत ने ये संदेश नहीं दे दिया और संकेत दे दिए इस बात के कि अब तो एसआईआर रोल आउट होने के लिए पूरे देश में तैयार है। और अभी मैं जो टेलीग्राफ में ये जो स्टोरी है, इसको भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये अभी अभी की खबर है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपडेट हुई है कि इलेक्शन कमीशन टू बिगिन ट्रेनिंग पोल ऑफिसर्स इन बंगाल अहेड ऑफ इलेक्टोरल रोल रिविजन एंड ऑल्सो एज पार्ट ऑफ प्रिपरेशंस फॉर द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन द स्टेट। अब आप ये बताइए कि अभी बिहार का ये मामला सुलटा नहीं है और अब सारे पोल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। पीटीआई ने कोट किया, मैं उसको पढ़ रही हूँ। स्टेट सीईओ मनोज अग्रवाल along with additional CEOs Devyendu Das and Arindam Neogi are expected to lead Tuesday's training session. The aim is to ensure that the trainers are well equipped to guide booth level officers on how to carry out the voter list revision process smoothly and accurately. Assistant district magistrates and electoral registration officers from across the state will be trained in the coming days. And these officials will then train the BLOs who are responsible for direct voter outreach at the grassroots level. अब क्या कहा जाए, अब तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने हरी झंडी दे ही दी है एसआईआर के लिए। चुनाव आयोग को भी समझ में आ गया है, उसने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। देखिए, ज्ञानेश कुमार को मालूम है कि कोर्ट कुछ नहीं करेगा, और इसी प्रिजम्पशन पर उन्होंने एसआईआर लाया था। एसआईआर जब बिहार में आया तो उस समय तो कोई ट्रेनिंग का इतना तो वो नहीं था, समय नहीं था। वहां तो बगैर ट्रेनिंग 5 दिन के ट्रेनिंग में सब कुछ कर दिया गया। अगर वो बीएलओ इतना तेज होता तो वो बीएलओ क्यों बना रहता, एक आंगनवाड़ी वो क्यों बना रहता, वो जिंदगी में और कहीं होता कि इतनी जल्दी जो है जो इलेक्ट्रल मैनुअल को जो वहां के चुनाव आयोग के आका लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि बीएलओ समझ जाएगा? क्या आप इतनी जल्दी उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं? क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? खाली देश में तहलका मचाने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो एसआईआर हो रही है, इसका एक ही मकसद है, वोट काटना। जो 30 साल से लोगों को जोड़ा गया, उनका वोट काटना ही इस एसआईआर का मकसद है। इसके अलावा और कोई मकसद ही नहीं हो सकता है। जितने ये बहाना बनाते हैं वो सारे झूठे बहाने हैं। इनके पास डुप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है, क्या उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को ऑफ कर दिया जिससे कि ये डबल और फर्जी वोटर को नहीं डिटेक्ट कर सकते थे? क्या उसमें इन्होंने घूस खा के सॉफ्टवेयर वो किया था? वो सॉफ्टवेयर इनके पास 2015 से है, और तब भी देखा जाता है कि एक ही बूथ में, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही स्टेट में
नंबर ऑफ डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स हैं। क्यों हो रहा है? आप इनकी वो समझिए कि ये जो देश के अंदर में लोगों का की आस्था चुनाव आयोग, और अब बहुत मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि जब लोगों ने जो है कोर्ट में जाके जस्टिस मांगी तो उसको पोस्टपोन कर करके आपने जो है वहां भी नहीं दी, तो लोग बहुत हताश हो चुके हैं और ये कोई भी मोड़ ले सकता है। आप देखते हैं जब भारत बंद होता है तो लगता है कि भाजपा और जो भी जो हमारे चुनाव आयोग के लोग हैं और जुडिशरी ने सबका जो है वो टीवी और मीडिया का वो ऑफ रहता है कि किस तरह से लोग जो है असुरक्षित समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अब जो है ये लोगों के ये अमीर लोगों के ये गुलाम हो गए हैं और इनका जो वोटिंग राइट था वो छीना जा रहा है। आपने वो एक तस्वीर देखी होगी जहां एक बूढ़ा आदमी जिसकी हड्डियां दिख रही हैं, वो अपनी 2 भैंसों को लेके उनकी भी हड्डियां देख रही हैं और वो जो है पूरे सड़क को जाम किया हुआ है और जिस अकड़ से खड़ा है कि वो दिखाने के लिए कि देखो ये मेरा हक, तुम मत ले जाओ, भले हम गरीब हों नंगे हों। लेकिन ये इनको दिखता नहीं है क्योंकि ये लोग करोड़ों करोड़ों के लोग हैं। उस दिन तो कोई कह रहा था, मैं अभी भी नहीं विश्वास करता कि ज्ञानेश कुमार जो चश्मा पहने हुए थे वो 2.5 लाख रुपए का था, मेबैक का था। ये पारुलकर बोल रहे थे अपने उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या समझ में आवेगा? क्या गरीबी है? क्या हम जो है उनको तो यही दिखता है कि हम जो है 4th जीडीपी में हम जो है दुनिया में 4th हैं। ये नहीं जानते कि हम नंगे और गरीब हैं, पर कैपिटा इनकम में हम 150 के नीचे हैं। बिल्कुल, ये इन लोगों को एकदम नहीं समझ में आता है। नहीं, लेकिन अरुण जी अब कुल मिलाकर ये जो पूरा एसआईआर का जो ये केस है, इस केस का तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फालूदा बन गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसका क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एस्पेक्ट तो, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने आखिर किया क्या है इस पूरे एसआईआर के केस में और अपनी जगह वो कैसे महफूज कर रहे हैं? आज मैं चाहती हूँ आप उस पर बोले। जी नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि वो सरकार वो अब वकील भी समझ रहे हैं, जो लोग कीन ऑब्जर्वर हैं वो भी जान रहे हैं कि ये क्या हो रहा है वहां कोर्ट में। खाली खाना पूर्ति हो रही है, नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट। अरे जो जस्टिस धूलिया ने जो बातें उस दिन कही थी वो नेक्स्ट डेट को आपको डिसाइड करना था। आप देखिए तो किस तरह के मामले लिए जाते हैं और इसके लिए केवल 5 मिनट दिया जाता है। ये सारा जो है एक फॉर्मेलिटी, खाना पूर्ति हो रही है कोर्ट में और कुछ नहीं हो रहा है। और इसका जो है देश में व्यापक रूप से जो है इसका विरोध हो रहा है और होगा। और विरोध हो रहा है और विरोध को हटाने के लिए और विरोध को बिल्कुल खत्म करने के लिए अब तो अमित शाह ने निर्देश भी दे दिए हैं कल कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कि भाई आप एसओपीज निकालिए ताकि मैस एजिटेशंस को रोका जा सके। हाँ, तो वो देख रहे हैं ना कि हम जो है नेपाल के तरह लोगों की खोपड़ी पर बुलेट नहीं मारे और नीचे में मारे और टीयर गैस करें, क्या करें, पहले से बना के रखें कि स्थिति जो है उस तरह से ना बिगड़ जावे। भाई ऐसा नहीं है, इन लोगों को क्या क्राइम होता है, क्या एजिटेशन होता है, इनको सब आता है। उसमें इन लोगों ने पीएचडी की हुई है, न कि पढ़ाई में और डेवलपमेंट में। सर लेकिन एसआईआर के किस केस तरह में लोगों को मारा जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, किस तरह से कोर्ट को मैनिपुलेट करके बचा जाता है। सर लेकिन एसआईआर के केस में जब भी हियरिंग होती है, हर हियरिंग के बाद एक मायूसीपन दिखता है कि, और साफ दिखता है कि बेंच पूरा अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं लगा रही है, जानबूझकर पूरे इस केस को डिरेल कर रही है। तो अब क्या पूरा दिशाहीन हो चुका है अब एसआईआर का केस? कुछ उसमें बचा नहीं है, चीथड़े मार कर रख दिए हैं जस्टिस सूर्यकांत ने। देखिए हमें तो कोई, मैं किसी भी तरह से जो है इसके लिए चकित नहीं हूं, ये मैं सरप्राइज नहीं हूं कि ऐसा हो रहा है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो सारा बैकग्राउंड पढ़ा है कि किस तरह से गोगोई ने जो है इनको प्रमोट किया कि ये जो है चीफ जस्टिस बने, और मैं इस बैकग्राउंड को जानता था। और इसलिए मैं जो है बार बार कहता हूं, क्या तो देखिए सरकार और इनको और चीफ जस्टिस को एक काम करना चाहिए कि
जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जो भी एलिगेशन है, उनको ये बैठ के कह दें आज कि ये सारे झूठे हैं और ये गलत हैं और इस पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। उससे क्या होगा कि जस्टिस सूर्यकांत जो है कोई प्रेशर में नहीं रहेंगे और खुल के जो है अपना जो समझ में आवेगा, जो न्याय, वो और सब जगह न्याय करते हैं, इसमें को मैं और भी उनके केसेस सुनता हूं, अच्छा न्याय करते हैं। वहां पर मैं कल ही परसों ही एक केस सुन रहा था झुग्गी झोपड़ी का, केवल एक झुग्गी झोपड़ी का था। ये अलग बात है कि उसमें प्रशांत भूषण अपीयर हो रहे थे वो, लेकिन उसको भी उन्होंने वहां पर रिलीफ दी। लेकिन जब ये सरकार और ये सब बड़े मामले आते हैं तब वो न्याय नहीं करते। ये उनके साथ है और सरकार ने उनके हाथ बांधे हुए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये बात जो है लोग कानाफूसी ना करें, ये बात को ओपन में लाएं, इनको जो है बरी करें और उसके बाद ये जो है अपना इंडिपेंडेंटली जो है जितने भी, क्योंकि देखिए ये ऑर्डर जो भी पास करते हैं ये उससे लिंक होता जा रहा है। ये बहुत खेद की बात है, क्योंकि जो चीज पब्लिक डोमेन में है उसको आप नहीं हटा सकते। बाकी चीज आप स्पेकुलेट कर सकते हैं कि चंद्रचूड जो है क्यों इस तरह से किए। गोगोई के केस में तो लोगों को मालूम है कि ये महिला कांड में इस तरह से फंस गए थे, जो उन्होंने एक ही स्लिप्ड, हिज कैरेक्टर स्लिप्ड फॉर अ डे, और उसको पूरे देश ने उसकी कीमत चुकाई। हर सरकारी ऑर्डर में आप देखिए वो जो है एक तरफा न्याय करते गए। आज भी जो है लोग राफेल के बारे में बात करते हैं, उनके में तो लोग जानते थे और इसीलिए आज जो है उनकी आफ्टर रिटायरमेंट कोई इज्जत नहीं रही। जो अपनी किताबें लिखी हैं उसमें आप देखिएगा कि कैसे जस्टिस गोगोई ने एक महिला चीफ जस्टिस को 1.5 करोड़ के फ्लैट परचेज करने के लिए सीबीआई और आईबीआई उसके पीछे लगा दिया था और उसको ट्रांसफर किया और उसको उनको रिजाइन कराया जस्टिस तहिल रमानी में। पेज 90 उनकी जो किताब है ऑटोबायोग्राफी 90-91 पर उसका वर्णन है। और यहां पर इतने लंबे लंबे एलिगेशन थे, उस पर कुछ नहीं किया उन्होंने। ये बात समझिए। हम अभी भी कहते हैं कि देखिए एक जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। लोग जो उसके आप अंदर में कुछ कह ये रहे ना हैं कि लगाएं। भाई हम उनको हट जाना चाहिए केस से, लेकिन जी जब जी उनका जी स्टिल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, सरकार का भी जी। हित उसमें नहीं, सर्व हो रहा है। लोग कह रहे हैं, लोगों को आप में इस चीज के ऊपर आस्था नहीं है, क्योंकि आपने एक अर्लियर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का आपने केस नहीं डिसाइड किया और इसमें आप बार बार तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, इसका रेजोल्यूशन नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि देखिए स्ट्रेटेजिकली बिहार का इलेक्शन करना जरूरी है, तो आपको ये एसआईआर दिखा देंगे कि इट इज लीगल और पूरे देश में होगा और सर, हंगामा कल भी जब सिंघवी साहब ने कहा कि भाई आप जल्दी की कोई डेट दे दीजिए, 7 अक्टूबर विल बी वेरी लेट, तो उन्होंने कहा क्या फर्क पड़ रहा है अगर फाइनल वोटर लिस्ट छप भी जाएगी, और वैसे भी वेकेशन शुरू हो रहे हैं। उन्होंने वेकेशन का मेंशन किया कि दशहरा वेकेशन शुरू हो रही हैं, यानी कि दशहरा की वेकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसआईआर के केस के सुनिए बावजूद। सुनिए, वो वो जो चुनाव आयोग की नियुक्ति थी ना, तो उन्होंने क्या कहा, क्या जल्दी है, होली आ रही है, होली के बाद सुनेंगे। तो होली का हो गया दशहरा, दशहरा का हो जाएगा दिवाली, लेकिन वो मैटर को नहीं सुनेंगे। इनकी ओल्ड प्लेबुक है, ऐसे ही उस समय भी बहाना बनाया था नहीं सुनने का कि अभी क्या है, होली के बाद सुन लेंगे। अरे भाई वो तब तक अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर नहीं, और अपॉइंटमेंट अक्टूबर सरकार फर्स्ट वीक में करेगी, तो चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक चुनाव एग्जैक्टली आयोग घोषणा कर देगा। यही तो उनकी मंशा है। क्या लोग नहीं समझते? देखिए जो एक उतने ऊंचे पद पर चीफ जस्टिस बैठा है ना, या जज बैठे हैं, उनकी एक एक बात को लोग सुनते हैं और एनालाइज करते हैं। तो जजों को अगर आप देश को एक आश्वासन देते हैं, एक आप उनको प्रॉमिस करते हैं, और अगर आप नहीं निभाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि ये जज के बात की कोई कीमत नहीं है। और इस बात को इनको समझना चाहिए कि फालतू में आप ये मत कहिए
कि अगर जज को सरकार, अगर चुनाव आयोग की का चयन सरकार ने किया तो उसको मैं देख लूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉलो। ऐसी बातें मत करिए अगर आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो। और उसको एनालाइज करके लोग बोलेंगे, उनका काम है, ये डेमोक्रेसी है। एक दिन वो भी आवेगा कि आपके बोलने पर जो है ये रोक लगा देंगे। वो हो रहा है, इन्हीं के कोर्ट में हो रहा है, जो कि सोशल मीडिया अलाहाबादिया वाले केस में, वो बियर बाइसेप्स या क्या है जो, उसके केस में यही लोग अपीयर होके अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल अब वो गाइडलाइन बनवा रहे हैं। तो देखिए, हम बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। इस डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा, क्योंकि अब चुनाव में जो ऑपोजिशन पार्टी है, जब तक उनको 10% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा विपक्ष से, तब तक वो चुनाव नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। और ऐसा नहीं हुआ है कि हिस्ट्री में कि 10% से जब अति कर लेते हैं और आपकी कलई खुल जाती है तो फिर वो जनता जो है उसी तरह से जो है सड़क पे आती है और वोट करती है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। और मैं तो जैसे आपने देखा, हर स्टेप पर इसको कहीं रोका ही नहीं गया। और मैं तो बार बार आपसे, आप लोगों से कहता हूं कि ये जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं, उनको एक ही बात समझना चाहिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो हम बहुत गरीब लोग हैं। हम लोग इस तरह का एजिटेशन, इस तरह का मेंटल टॉर्चर, इस तरह का कलेक्टिव एजिटेशन ये देश जो है नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि आप जो है ना किसी को नौकरी दे सकते हैं, ना आप उसकी रोजी रोटी दे सकते हैं। और खाली अनाज देने से जो है आप आदमी को खाली जिंदा रख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात इन लोगों को गंभीरता से सोचनी चाहिए और एक ऐसा माहौल करना चाहिए जिसमें कि जो है सब लोग साथ मिलके जो है इस देश को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे को एक जो है क्या कहते हैं घृणा की दृष्टि से ना देखें, एक दूसरे के खिलाफ जो है लोगों को ना भड़काएं। और सबसे बड़ा गुनाह होगा कि अगर लोग ये सोचेंगे कि इलेक्शन को जो है भाजपा ने लूट लिया, उसके बाद जो है कुछ नहीं बचेगा। दे आर ऑलरेडी देयर 60%। बिल्कुल। ये कुछ भी कहते रहे, आज के तारीख में आप चले जाइए, पोलिंग करा लीजिए कि इलेक्शन रिग्ड है कि नहीं, आप देखेंगे कि क्या हाई परसेंटेज है। बिल्कुल। चलिए, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है कि जब आप जिस अदालत में जाते हैं एक उम्मीद से कि भाई वहां पर जनता की आवाज और लोकतंत्र की आवाज को बचाया जाएगा, तो वहां पर जो जज हैं, और इस केस में तो जस्टिस सूर्यकांत बहुत ही कुछ खास भूमिका उनकी नजर आ रही है इस पूरे एसआईआर के केस को डिरेल करने में, कि किस तरीके से कितना ज्यादा वो और धीमी गति से चले, उसकी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिसको लगातार अरुण जी इस प्लेटफॉर्म पर लगातार उठा रहे हैं। अब देखेंगे 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या ही कर लेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या कुछ कर पाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।